सो हेलो एवरीवन, हम लोग ने लास्ट तक के वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल पूरा इस चैप्टर का एक रिवीजन ले लेंगे। तो इसको हम लोग इस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड देन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने तब पढ़ा था। अब वापस से एक बार देख लेते हैं कि इसको मैंने तब भी बताया था कि इसको इस हेडिंग में पढ़ना है। टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से। तो टेस्टिस क्या है? वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है जहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। वो कहाँ पर लोकेटेड है? आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम। क्यों वहाँ पर लोकेटेड है? बिकॉज इट रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अराउंड 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, उसीलिए वो क्या होता है? बाहर होता है। ठीक है, ह्यूमन में ये मतलब पैर में होता है। ठीक है, फिर ये है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो अब इसके अंदर क्या दिख रहा है? कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये है क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अराउंड 1 to 3 सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होगी। ठीक है, कितने टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स है? 250। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 सेमनीफरस ट्यूब्यूल होगी। ठीक है, तो ये है सेमनीफरस ट्यूब्यूल, जहाँ पर क्या है? मेल जर्म सेल होते हैं जो स्पर्म की फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, तो अब ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन ले तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अंदर मेनली 2 टाइप के सेल देखेंगे हम लोग। वन इज़ द सर्टोली सेल एंड अदर इज़ द मेल जर्म सेल, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी बोलते हैं। ठीक है, या तो फिर स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस सेल का फंक्शन क्या है? तो सर्टोली जो सेल है वो क्या करेगी? न्यूट्रिशन देगी। किसको देगी? स्पर्म को। ठीक है, जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी सर्टोली सेल। फिर जो मेल जर्म सेल है वो तो ऑफ कोर्स इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, वो डिवाइड करेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ जो भी। ठीक है, तो ये उसकी फॉर्मेशन में क्या है? हेल्प करेगी। अब ये जो सेल है सर्टोली सेल, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में भी कुछ सेल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। वो क्या करेंगे? उसको दूसरा नाम क्या है उसका? लेडिक सेल। ठीक है, तो लेडिक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्यूबर्टी आएगी तो क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से एंड्रोजन का सेक्रेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या होगा? एंड्रोजन का सेक्रेशन। और इंटरस्टिशियल सेल इसके अलावा कुछ डिफेंसिव फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? टेस्टिस। फिर आएगा एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट यानी कि जो इसको ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेंगे मेनली। ठीक है, तो एसेसरी डक्ट के अंदर क्या आएगा? ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर सेमनीफरस ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद जो आएगा यहाँ पर, ये जो है ये क्या है? रेटी टेस्टिस है। फिर उसके बाद ये रेटी टेस्टिस हो गई। फिर उसके बाद ये वास इफ्रेंस है, फिर एपिडिडाइमस, और उसके बाद वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या है? बस एसेसरी डक्ट है। एपिडिडाइमस क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करके रखेगा जहाँ पर उसका मैच्योरेशन होगा। ठीक है, अब पूरी डिटेल में नहीं जाते कि यहाँ पर ही मेन मैच्योरेशन स्पर्म का होता है। ठीक है, अगर यहाँ से स्पर्म को अगर इनफर्टिलिटी है तो यहाँ से नहीं ले सकते। ठीक है, फिर क्या इसके अंदर क्या क्या था? रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंस, वास डिफरेंस एंड एपिडिडाइमस। ठीक है, फिर आता है ग्लैंड्स। ठीक है, तो ग्लैंड तो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 ग्लैंड है मेनली: सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसका सेक्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा। और जो स्पर्म हम लोग का बनता है उसको क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा और इसका जो सेक्रेशन है फ्लूइड। ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल जो है ग्लैंड है। ठीक है, वो क्या सेक्रेट करता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम आयंस, ठीक है, एक्सेट्रा, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूट्रिशन के लिए भी। ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ सेक्रेशन रिलीज करता है। फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फ्लूइड सेक्रेट करेगा, जो कि क्या है? उसके पेनिस के लुब्रिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो 3 ग्लैंड है
ये एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, और मेनली फ्रक्टोज याद रखने का है। फ्रक्टोज जो है सेमिनल वेसिकल सेक्रेट करता है, ठीक है। फिर आएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसके अंदर क्या आएगा, ग्लैंड्स पेनिस, और जो वो बाहर से ओपन हो जाता है, मतलब पेनिस का जो बल्ज आउट पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। और जो पेनिस है उसके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज इलेक्ट्राइल टिश्यू होते हैं जो कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं। तो मेन जो पाथवे है वो हम लोग को यहाँ पर याद रखना है कि सेमनी फेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ पर जाएगा, रेटी टेस्टिस में, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगा, रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से फिर वास इफ्रंस, फिर एपिडिडाइमस, और फिर क्या आएगा, वास डिफरेंस। और फिर उसके बाद ये यूरेथ्रा के अराउंड और यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूप करके फिर यूरेथ्रा में एंटर करेगा, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यू में ज़्यादातर ये पूछते हैं पाथवे, ठीक है। तो ये हो गया मेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद क्या आएगा, गैमेटोजेनेसिस या तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये मेल जर्म सेल थे जो कि डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर ये है मेल जर्म सेल, जिसको क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है डिप्लॉयड है, ठीक है, 2n है, 46 क्रोमोसोम। फिर वो डिवीज़न करेंगे माइटोसिस से, क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। वो भी डिप्लॉयड है। क्यों इसने ये बनाया, क्योंकि ये अकेला तो कैसे सबको फॉर्म कर पाएगा, तो इसने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n था। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने जो हैप्लॉइड थे। फिर वो फर्दर डिवीजन करेंगे और क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बना देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड के बाद उसका डिफरेंशिएशन होगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, देन स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इतनी जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ तक की, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। फिर जब स्पर्म यहाँ से डिटैच करेंगे, यानी कि ये जो सेल यहाँ पर बन रहे थे ग्रोइंग सार्टोली सेल के ऊपर से न्यूट्रिशन ले रहे थे, फिर जो यहाँ से जब ये डिटैच कर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन, ठीक है। तो एम से याद रख सकते हैं, स्पर्म का क्या हो रहा है यहाँ पर, माइग्रेशन, तो स्पर्म मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है स्पर्म की फॉर्मेशन। फिर क्या आता है कि इसका रेगुलेशन क्या है, यानी कि हार्मोन्स से क्या होगा, तो अभी मैंने पहले बता ही दिया था, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो क्या रिलीज़ करेगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कब रिलीज़ करेगा, तो प्यूबर्टी पे। फिर उसके बाद क्या होगा, LH एंड FSH सेक्रेट होगा। फिर जब तो LH क्या करेगा, LH जो है इंटरस्टिशियल सेल या तो लेडिक सेल पर एक्ट करके एंड्रोजन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो मेन हार्मोन है यहाँ पर मेल का, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आता है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH क्या करता है, जो ये जो है मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, बट पर्टिकुलरली जो है स्पर्मिएशन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि स्पर्म जो है यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो उसमें मेनली ये FSH का रोल होता है, ठीक है। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इसका हार्मोनल रेगुलेशन। फिर आता है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को हम लोग ने 3 हेडिंग में पढ़ा था, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, 4 हेडिंग में, ठीक है। नेक का इतना कुछ रोल नहीं है, बट हेड, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। तो हेड जो मतलब ये पूरी जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगी, ठीक है। फिर जो हेड है उसके ऊपर क्या होगा, एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारी एंजाइम भरी हुई रहती है जो कि क्या है, जो कैपिटेशन एंड वो सारी रिएक्शन में हेल्प करेगी। जब स्पर्म जो है कोरोना रेडिएटा से अंदर पेनिट्रेट करेगा तो क्या है, उसमें ये सब एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक्रोसोम फिर आएगा, ठीक है। यहाँ पर लार्ज न्यूक्लियस होता है, ये पूरा जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्रोमेटिन जो है प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। फिर
मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि टेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। नॉर्मल मेल इजैकुलेशन में कितना होता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, जिसमें से WHO ने बोला कि फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी 60% स्पर्म जो है उसकी साइज़ एंड शेप जो है नॉर्मल होना चाहिए, और 40% के पास क्या होना चाहिए, वाइगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। याद है जाएगा, 60% के पास साइज़ एंड शेप नॉर्मल है, 40% के पास वाइगरस मोटिलिटी, एंड टोटल कितना होगा स्पर्म, 200 to 300 मिलियन स्पर्म, ठीक है। फिर ये तो पढ़ ही लिया है, सीमन क्या होता है, स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड, उसके अंदर 3 ग्लैंड का सेक्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं एनसीईआरटी एक मिनट बता ही देता हूँ, इसमें दिखे कि नहीं पूरी। ठीक है, तो एक मिनट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ने क्या पढ़ा, टेस्टिस, एसेरिडक ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। उसके अंदर फिर सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोग ने, टेस्टिस पढ़ा, उसके अंदर जो है बाहर होता है स्क्रोटम में, जहाँ पे टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होता है। फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है उसके मेनली 250 होते हैं, और ईच के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर सेमनीफरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। फिर सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। मेल सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एंड जो मेल जर्म सेल है वो तो उसमें हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर यहाँ पर जो है सराउंडिंग में इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल होगी, जो कि क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन रिलीज करेगा, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। फिर ये जो है लेंथ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग ने पढ़ा। फिर एसेसरी डक्ट के अंदर, एक मिनट, ठीक है, तो ये जो एसेसरी डक्ट पढ़ ली थी, इसमें कुछ भी नहीं, रेटिडेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडर्मिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है। मतलब ये कहाँ से कहाँ जाती है वो दिया है, कौन किस में ओपन करता है उसका पूरा पाथवे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर वो लूप करके यूरिथ्रा में ओपन करेगी, एंड एक्सटर्नल पेनिस से कैसे जाएगी, यूरिथ्रल मीटस के थ्रू। फिर क्या पढ़ा था हम लोग ने, ग्लैंड पढ़ा। ग्लैंड के अंदर क्या है, 3 ग्लैंड है, सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, जो कि फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम में रिच होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ल्यूब्रिफिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करेगा। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसके अंदर क्या आएगा, पेनिस आएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्राइल टिश्यू होते हैं, ठीक है। और जो है बाहर से कवर होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, ठीक है। बस इतना याद रखना है। फिर पढ़ी थी स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसमें तो ऐसे कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है, सारे वही है। स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर सर्टोली सेल है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ। फिर इसका जो, ठीक है, यहाँ पर तो वही चीज़ें हैं। फिर हार्मोनल रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ, कहाँ से हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि LH एंड FSH रिलीज हुए। फिर LH जो है लेडिक सेल को एंड्रोजन का बोलेगा, एंड जो FSH है वो सर्टोली सेल को, यहाँ पर कुछ फैक्टर रिलीज़ करवाएगा, जिससे क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प होगी, ठीक है। फिर स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो सेम ही है, ठीक है। तो बस इतना ही है यहाँ पर, एंड ठीक है, तो ये था प्यूबर्टी, स्पर्मेटोगोनिया, फिर ये स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। फिर इसमें कुछ सम पूछ लेते हैं, ठीक है, बट इजी होते हैं वो, ठीक है। तो अभी इसमें टाइम नहीं लगाते, वो बाद में हम लोग MCQ के साथ देख लेंगे उस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उसको भी हम लोग ने 4 हेडिंग में ही पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा ओवरी, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। तो ओवरी जो है पैर स्ट्रक्चर है, कहाँ पर लोकेटेड है, एब्डोमेन में, जो कि फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है थ्रू लिगामेंट, एंड जो पूरी ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये एब्डोमेन से किससे कनेक्टेड है,
ठीक है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, ब्रॉड लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं जाते। फिर ओवरी, ठीक है, ओवरी का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स और अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, फिर आएगा एसेसरी डक्ट, उसके अंदर क्या आ जाता है, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ठीक है, ओविडक्ट यानी कि ये पूरा फेलोपियन ट्यूब, इसके पार्ट्स क्या थे, फिम्बरी, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, स्टमस और फर्टिलाइजेशन का होगा इन दोनों के जंक्शन पर। ठीक है, फिर यूट्रस आएगा, यहाँ पर फंडस है ये। ठीक है, फिर सर्विक्स एंड देन वेजाइना से ओपन होता है। ठीक है, ग्लैंड्स के अंदर तो अलग से हम लोगों ने पढ़ा है, मेमरी ग्लैंड, फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लैंड देख लेते हैं, मेमरी ग्लैंड। तो इस तरीके से कुछ मेमरी ग्लैंड पढ़ा था, यहाँ पर पेक्टोरल्स मेजर मसल होती है और इसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है। यहाँ पर कुछ स्पेस होगी जिसको रेट्रो मेमरी स्पेस बोलेंगे। इससे क्या है, इसकी मूवमेंट में हेल्प होगा। और अंदर पूरा फैट से भरा हुआ होता है, फैट के ऊपर ही डिपेंड होती है इसकी साइज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेमरी लोब्यूल्स होंगे, एल्वियोलाई होगी। ठीक है, एल्वियोलाई ये रही, ऐसे बहुत सारे मतलब लोब्यूल्स होंगे, जैसे रेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। और इस लोब्यूल के अंदर, इसके अंदर क्या हो गया, 10 से 15 एल्वियोलाई होंगे। ठीक है, तो इसमें बस ये पाथवे याद रखना है। सबसे पहले मेमोरी लोब्यूल्स थे, फिर उसके अंदर क्या थी, एल्वियोलाई, फिर वो कहाँ ओपन करेगी, मेमोरी डक्ट में वो एम्पुला में ओपन करेगा, फिर लेक्टिफेरस डक्ट एंड देन निपल के थ्रू बाहर। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ा था, एरियोला जो है क्या है, हाईली पिगमेंटेड एरिया है यहाँ पर, फिर निपल के थ्रू बाहर ओपन हो जाता है। ठीक है, एम्पुला इज द सोलन पार्ट। ठीक है, वहाँ पर मिल्क थोड़ा स्टोर होता है, फिर जो लेक्टिफेरस डक्ट में सारे मिलेंगे और बाहर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है मेमरी ग्लैंड। फिर हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वापस। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरी हो गई थी, एसेसरी डक्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गए। अब क्या बचा एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर आउटर कवरिंग जो होती है लेबिया मेजोरा की, इनर जो होती है माइनोरा। फिर जो अपर ओपनिंग है, यानी कि देखो यहाँ पर क्या होगा, कुशन फैटी टाइप टिश्यू जो कि हेयर से कवर होता है, वो मॉन्स पीबिस है। और जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पर क्या होगा, एनस होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड क्या होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, यूरिन का पासेज होगा, एंड वैगिनल ओपनिंग जो है उसके नीचे होगी। ठीक है, जो वेजाइना है वो यहाँ पर पहले कुछ हाइमन लेयर से कवर्ड रहता है। ठीक है, बाद में कोइटस अगर होता है या तो फिर उस तरीके से रप्चर हो सकता है, लेकिन दूसरे केसेस में भी वो रप्चर होता है, जैसे कि एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग हो जाए एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होगी। यहाँ पर पहले यूरिनरी ब्लैडर आएगा, फिर वेजाइना आएगा, एंड पीछे क्या है, एनस। ठीक है, फिर यूट्रस जो है उसके अंदर 3 लेयर होगी, एंडोमेट्रियम जो कि साइक्लिकल चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल गो करेगी, देन मायोमेट्रियम जिसके अंदर क्या होगी, मसल्स, स्मूथ मसल्स जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। और उसके बाद बाहर की लेयर क्या आएगी, पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, oogenesis। oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द ओवा, ओवम। तो ये थी ओवरी, और इसका जो स्ट्रक्चर है, इनर मेडुला, आउटर इज द कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो यानी कि, ठीक है, वो सब नहीं हम लोग देखते अभी, एम्ब्रियो एंड फीटस। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होगी तभी oogenesis स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि तभी जो है उगोनिया बन जाते हैं। ठीक है, फिर बर्थ के बाद कोई नए उगोनिया नहीं बनते। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ अराउंड 2 लाख उगोनिया बाकी रहते हैं, और उसके बाद प्यूबर्टी आने तक 60,000 to 80,000 उगोनिया बाकी रहते हैं। ठीक है, तो जो ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे, ड्यूरिंग वो MCQ लेंगे तब। फिर इस तरीके से यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट होती है। पहले होता है उगोनिया जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, वो बनाएगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है वो मतलब बर्थ के टाइम बर्थ होने तक वो पूरा बन जाता है। ठीक है, जो फॉलिकल यहाँ पर रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है, जो कि मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, अरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो है वो कब कंप्लीट होगी, ओव्यूलेशन जब होगा उसके पहले, और सेकेंड मियोटिक जो है फर्टिलाइजेशन होगा उसके पहले। ठीक है,
फिर बना प्राइमरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंड और सेकेंडरी oocyte, ठीक है। फिर सेकेंडरी oocyte जो हैप्लॉइड था वो डिवाइड करके बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। ये जो ओवम है क्या उसकी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हुई है? यहाँ पर नहीं हुई है। वो कब कंप्लीट होगी? ड्यूरिंग द बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पर अरेस्टेड होता है? मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में ओवम यहाँ पर क्या होता है? अरेस्टेड रहता है, ठीक है। तो ये ओवरी का जो पूरा डेवलपमेंट है फॉलिकल्स का वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या थे, बहुत सारे फॉलिकल्स यहाँ पर थे, प्राइमरी oocyte, ठीक है। वो सब उसमें से एक डिवीज़न स्टार्ट करेगा यहाँ पर, वैसे 10-11 करते हैं, ठीक है। फिर उसमें से एक ही जो है मैच्योर बन पाता है। तो यहाँ पर क्या था, प्राइमरी oocyte था जो प्राइमरी फॉलिकल से सराउंड हुआ, ठीक है। और मतलब प्राइमरी फॉलिकल उसने बनाया ड्यू टू ग्रैन्युलोसा सेल। फिर उसने बनाया सेकेंडरी फॉलिकल, यानी कि ज़्यादा सेल सराउंड हो गए। फिर क्या बनेगा? टर्शरी फॉलिकल। इसमें क्या खासियत है? इसके अंदर एक लेयर आ जाती है थीका लेयर, और क्या आती है? फ्लूइड फिल कैविटी एंड्रम, ठीक है। फिर जो थीका लेयर है वो 2 में डिफ्रेंशिएट करेगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। और जो ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा मैच्योर, उसके अंदर क्या होगा? जोना पेलुसिडा भी अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब एक यहाँ पर पॉइंट है कि थीका जो इंटरना है, ठीक है, थीका इंटरना ईस्ट्रोजन को सेक्रेट करता है, ठीक है। उसीलिए जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो इसका ग्राफ ईस्ट्रोजन का जो है ओव्यूलेशन के पहले थोड़ा सा, ठीक है, पीक अटेंड करता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा? कुछ रिएक्शन होगी जिससे ओवम रिलीज़ होगा। ओवम, ये जो ओवम है उसका सेकेंड मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 14 डे पर अराउंड, ठीक है, अगर नॉर्मल 30 डे की साइकिल है तो 14 डे पर ओव्यूलेशन हो जाता है, क्योंकि कैसे काउंट करना है? अगर जितनी डे की साइकिल है उसमें से 14 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। एंड 30 डे की साइकिल है तो 30 माइनस 14, तो यानी 16 डे पर ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। फिर बनेगा कॉर्पस लुटियम एंड देन कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये यहाँ पर ही रहेगा, और नहीं होगी तो डिजेनरेट कर जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये है oogenesis। इसके बाद आएगा क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कोई अलग से वो टॉपिक है नहीं, इसी में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने पढ़ा था तब, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आती है? ओवरी की चेंज। दूसरी क्या पढ़नी है हम लोग को? यूट्रस की चेंज। दो जगह पर चेंज होती है, ओवरी एंड यूट्रस। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि द साइक्लिकल इवेंट विच टेक प्लेस इन द ओवरी, ठीक है, कि यूट्रस, ओवरी आएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरी की चेंजेस की वजह से यूट्रस में चेंज आते हैं। तो एमसीक्यू में आया तो आंसर क्या आएगा? ओवरी की चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर 14 डे पर क्या होगा? ओव्यूलेशन एंड 28 डे की साइकिल, ठीक है। तो ओवरी में हम लोग ने क्या चेंज पढ़े थे? फॉलिकुलर फेज ओव्यूलेशन के पहले तक। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? कुछ सेक्रेट हो रहा है तो ये सेक्रेटरी फेज। तो ये सबसे पहले क्या होगा? 0 डे टू 14 डे, ठीक है। फॉलिकल की डेवलपमेंट हुई तो फॉलिकुलर, और फिर सेक्रेटरी, ठीक है। एंड यूट्रस में क्या होगा? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चेंजेस आ रहे थे, तो सबसे पहले जो है क्या होगी? 0 to 5 डे में मेंसिस, और उसके बाद जो होगा क्या होगा? फॉलिकुलर फेज, यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पर क्या प्रोलिफरेट कर रहा है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरी फेज सेम, ठीक है, या तो ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, वो आता है, ठीक है। ठीक है, तो बस यही तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और कुछ होता नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होगी? मीनार की, एंड जब एंड होगी तो क्या बोलेंगे? 50 ईयर ऑफ एज पे मेनोपॉज, ठीक है। तो ये पूरा इसका जो ग्राफ है, यहाँ पर मेन फोकस यहाँ पर रखना है कि पहले फॉलिकल डेवलप हुए, इधर क्या हुआ?
ग्रेफियन फॉलिकल बना, उससे क्या रिलीज़ होगा ईस्ट्रोजन, तो यहाँ पर थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर कम हो जाएगा एंड देन अगेन हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, एक कॉर्पस ल्यूटियम और यहाँ से भी थोड़ा सेक्रेट हो जाता है। और पूरे एरिया में यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो क्या था, नॉर्मली था, बट जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तब क्या हुआ, इसका लेवल हाई हो गया, ठीक है। तो ये दो ग्राफ तो पक्का आ गए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के, ठीक है। एंडोमेट्रियम में क्या होगा, पहले 5 दिन यहाँ पर क्या होगी, मेंसेस होगी, यानी कि ब्लीडिंग होगी, क्योंकि इसकी शेडिंग हो जाएगी एंडोमेट्रियम की। फिर आएगा फॉलिकुलर फेज, यानी कि यहाँ पर फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी, फिर ओव्यूलेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोलिफरेशन तो कंटिन्यू रहेगा, ल्यूटियल फेज़ यानी कि सेक्रेटरी फेज़, फिर जो है क्या है, अगेन शेडिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। इसके अंदर 2 आर्टरी आती है, स्पाइरल एंड, ठीक है, वो अपन याद रखने की ज़रूरत तो है नहीं, स्पाइरल एंड ब्रॉड आर्टरी, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, LHNFSH, ठीक है। तो अब ये डिटेल में नहीं जाते पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के, बट सबसे पहले क्या होगा, LH का लेवल नॉर्मल होगा, फिर ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करवाएगा एंड LH का सर्ज हो जाएगा, ठीक है। कब होगा, ओव्यूलेशन के पहले, ठीक है। तो जब LH सर्ज होगा उसके 8 से 10 घंटे के बाद 100% क्या होगा, ओव्यूलेशन हो ही जाएगा 8 से 10 घंटे के बाद, LH सर्ज के बाद, ठीक है। फिर इसका लेवल ड्रॉप हो जाएगा। FSH का भी सिमिलरली होता है, ठीक है। इसकी पीक बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट ठीक है। तो यही है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो जितना ज़्यादा फिगर पे, ग्राफ पे ध्यान रखोगे, थियरी पे तो ठीक है, बट ये सब पे जितना ज़्यादा ध्यान होगा तो उतना क्या है, सारी चीज़ें याद रहेगी और समझ में आएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। बट बस ऐसे थियरी पढ़ेंगे तो कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या है, ये फिगर ही यहाँ पर सब में ड्रॉ करता हूँ मेनली, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। बस उतना याद रख लोगे तो फिर सब कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अब उसमें क्या नहीं पढ़ना है, ये देखो, ये क्या है, एक ओवम है, इसके सराउंडिंग में क्या है, ग्रैन्युलोसा, सॉरी क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा सेल है। फिर यहाँ पर जोना पेलुसिडा है, अंदर ओवम है, ठीक है। अंदर फीमेल का न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ओवम होगा जो किस में अरेस्टेड था, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में, ठीक है। तो क्या होगा, स्पर्म का जब इंजेक्शन होगा यहाँ पर यूट्रस के थ्रू, तो बहुत सारे स्पर्म जो है एक ओवम के सराउंडिंग में आ जाएंगे, और कभी तब होगा जब दोनों क्या साइमल्टेनियसली हो। तो क्या होगा, इसमें से एक स्पर्म अंदर एंटर करेगा, एक्रोसोम रिएक्शन, कैपिटेशन होगा, फिर क्या होगा, जो मेल का न्यूक्लियस है वो यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। फिर जैसे ही वो अंदर आया, ऐसे ही इसने मियोसिस 2 कंप्लीट करी, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन मियोसिस 2 हुई। फिर उसके बाद ये दोनों फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और फिर उससे क्या होगा, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर कुछ जेनेटिक्स भी दी हुई है NCERT में, ठीक है। तो सब पहले से पढ़ा हुआ ही होता है। तो अगर 2 एग्स कंबाइन करेंगे तो फीमेल एंड ये मेल बनेगा, ठीक है। एंड जो सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करता है, मेल। फिर ये है सारे क्लीवेज डिवीजन। तो यहाँ पर सबसे पहले ओवम था, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। फिर क्या बनेंगे, सेल बनेंगे। कैसे बनेंगे, 2 सेल, ठीक है, 4 सेल, फिर 8 सेल, ठीक है। मतलब जितने भी 2, 4, 8, 16 एंड इस तरीके से सेल बनेंगे, ठीक है। तो ये जो ईच सेल है उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये ब्लास्टोमियर 8 से 16 हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, मोर्यूला, ठीक है, मोर्यूला। फिर मोर्यूला जब स्टेज आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा इन द एंडोमेट्रियम, ठीक है। बट इम्प्लांटेशन से यहाँ पर पहले क्या होता है, 2 लेयर में जो ये डिफ्रेंशिएट करेगा, आउटर ट्रोफोप्लास्ट और इनर जो है, इनर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास एंड आउटर ट्रोपोप्लास्ट।
इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा। ट्रोपोब्लास्ट जो है वो फर्दर 2 में डिवाइड करता है, बट अभी चलेगा, वो याद नहीं रखना है, ठीक है। और ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम में जुड़ जाएगा। तो जब ये इसमें एंडोमेट्रियम में जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्लांटेशन। तो बस यहाँ पे ये याद रखना है, टू सेल स्टेज आई, फिर 4 आई, 8 to 16 आई, उसको क्या बोल दिया, मोरियला। फिर मोरियला के बाद क्या आया, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। फिर वह इम्प्लांट हुआ, ठीक है। तो 1 मिनट। फिर इसके बाद क्या आएगा, होगी प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो ट्रोपोब्लास्ट थी वो फिर आगे क्या करेगी, डिवाइड करके बनाएगी कोरियोनिक विलाई, ठीक है। कोरियोनिक विलाई बनाएगी जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो यूट्रस का जो टिश्यू है एंड कोरियोनिक विलाई दोनों कंबाइन करके बनाएगी प्लेसेंटल विलाई, ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा बना देगी। प्लेसेंटा जो है ये पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से मदर से कनेक्ट करेगा। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, जो फीटस को, ग्रोइंग फीटस को यहाँ तक प्लेसेंटा तक कनेक्ट करेगी, उसको क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड। एंड ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट एंड एक्सक्रीशन जो इसमें से आएगा वो क्या है, बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है जो 2 स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम लोग के जो मेन हार्मोन रिलीज करते हैं, वन इज प्लेसेंटा, अदर इज ओवरी। प्लेसेंटा जो है HCG HPL ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। HCG क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफी, HPL इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर ओवरी जो है रिलैक्सेशन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज करेगी, जो कि रिलैक्सेशन में यहाँ पर यूट्रस के हेल्प करेगा, यूट्रस नहीं उसके नीचे वाले सर्विक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। फिर जो इनर सेल मास हमने अंदर पढ़ा था किस में, ब्लास्टोसिस्ट में, वो अब क्या करेगा, पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक्टोडम एंड एंडोडम, ठीक है, सेकेंड वीक में। फिर थर्ड वीक में क्या होगा, 3 लेयर बनेगी, एक्टो एंडो मेसोडम, वही पूरी बॉडी के सारे सेल को, ठीक है, फॉर्म करवाती है, यानी कि उसमें क्या कैपेसिटी है। उसके बाद स्टेम सेल्स है जो कि क्या है, इसमें हेल्प करते हैं पूरी ऑर्गन की फॉर्मेशन में। तो फिर उसके बाद आता है यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये है यहाँ पर बहुत MCQ आता है इसमें, ठीक है। फर्स्ट मंथ में क्या होगा, तो भाई ऐसे याद रख सकते हैं इसको, तो सिंपल है, पहले ये लिख लेने का, फर्स्ट मंथ के बाद सेकेंड मंथ के बाद फिर थर्ड मंथ, ठीक है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ का इसमें कुछ दिया नहीं है NCERT में। फिर आएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर, बस इतना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल 5 चीज़ इस तरीके से लिख लेने की। अब सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है, हार्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन में हार्ट फॉर्म होगा, ठीक है। फिर हार्ट बन गया, उसको चलना फिरना है तो क्या बनेगा, लिम्स बनेगा, एंड डिजिट यानी फिंगर्स है, ठीक है। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, लिम डिजिट भी बन गए, तो ये बोलेगा कि पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बनाओ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ अंदर, ऑर्गन बनेगा, और ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब ऑर्गन सिस्टम, हार्ट भी बन गया, लिम्स भी बन गया, तो अब क्या बोलेगा वो कि भाई मूवमेंट चाहिए मेरे को, अब तो मूव कर ही सकता है। तो फिफ्थ मंथ में क्या होगा, मेजर मूवमेंट होगी, और हेड पर हेयर भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आईलिड, मतलब आँख भी खोल देगा अब, ठीक है, आईलिड सेपरेट हो जाएगी, आईलेस फॉर्म हो जाएगी, और पूरी बॉडी पर फाइन हेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और ये है कौन सा हार्मोन कौन रिलीज़ करता है, ठीक है। ओवरी तो सिंपल एक ही रिलीज करेगा, रिलैक्सिन, कब, लेटर फेज में, 9 मंथ के, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, फिर 9 मंथ के जो पीरियड है पूरा, उसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन, देन लैक्टेशन। पार्चुरेशन में क्या होगा, फीटस एंड प्लेसेंटा से रिफ्लेक्स जाएंगे, जो कि क्या रिलीज करवाएगा, मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू। एंड देन
क्या होगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, फिर भाई बेबी का क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पार्चुरेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या आता है, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या है, मिल्क का फॉर्मेशन, मतलब ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड में होगा। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है ऐसे ही मेमरी ग्लैंड जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा एंड दैट विल फॉर्म द मिल्क। एल्वियोलाई मिल्क फॉर्म करेगा, फिर वो जो पहला मिल्क होगा वो क्या होगा, येलो कलर का होगा, जिसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, जिसके अंदर क्या होगी, आईजीए, यानी कि बहुत सारी एंटीबॉडी होती है, मेनली आईजीए होती है। उसलिए जो फर्स्ट मिल्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बट जो कुछ कुछ एरिया में क्या करते हैं ये लोग, पहला मिल्क बोलते ख़राब है, ठीक है, उसको निकाल देते, बट ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिकली। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पूरा मतलब जिस्ट था, अगर और डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो तो रखे है मैंने। ठीक है, इसके जितने भी एक एक टॉपिक के वीडियो है, बट जो सारे पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सारे सारे के सारे ही कर दिए कवर। ठीक है, कुछ भी शायद बाकी तो नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ फिर अभी इसमें मैंने एमसीक्यू नहीं लिया क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे एंड ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो भी चैप्टर करना हो। ठीक है, तो कोई चीज़ें समझ में ना आई हो कुछ कमेंट कर देना, डाउट पूछ लेना। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ बेस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ पर। ठीक है, ये चैप्टर जो है क्या है, एक फाउंडेशन टाइप ही है पूरे तुम्हारे लाइफ का। ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, पढ़ते रहो। ठीक है, और पूछते रहो, पूछना हो तो।